राजनीति में कैसे चले हैं? समाज की जो ढांचा है, जो सिस्टम है, उसको परिवर्तन करना। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल सी भीगी हुई बाती तो है, और कुछ हो या ना हो आकाश सी छाती तो है। आपको सब कुछ सहना पड़ेगा। परिवर्तन या क्रांति इतना आसान नहीं है। उड़ीसा से ऐसे ऐसे खतरनाक लिंचिंग टाइप के ऐसे ऐसे वीडियोज आ रहे हैं जिसे देखने के बाद किसी भी व्यक्ति का कलेजा कांप उठता है। कांग्रेस और बीजेडी का कर्तव्य वहां पर क्या है सर? बहुत है, यही है मानवता का विकास। इतना बर्बर। नवीन पटनायक की बीजेडी खत्म होने के बाद लग रहा था कांग्रेस को सीधा फायदा मिलेगा, लेकिन आप लोग तो सर फायदा ले नहीं पा रहे हैं। नियमगिरी वाले मामले में जब आप कारपोरेट घराने से लोहा ले रहे थे, तमाम ताकतवर लोग थे जिनसे आप लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय आपको डर नहीं लग रहा था? सर पर उसकी तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में। कभी धमकी मिली या वहां मत जाना वरना कल दिखोगे नहीं दिन में? ऐसे किसी ने हिम्मत नहीं किया, ना ही कोई कर सकता है। आप एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे, इतने बड़े बड़े पत्रकार स्तंभकार आपके बारे में लिखते थे। भक्त चरण दास जी इतने क्रांतिकारी थे। भक्त चरण दास जी इस समय चुनाव क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? आप प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं। विश्व गुरु इसलिए है कि विश्व में झूठ बोलने के लिए सबसे बड़ा गुरु है। राहुल जी अपने सत्य से सत्ता के झूठ का मुकाबला कब तक जीत जाएंगे? झूठ का बोलबाला चल रहा है, और जिस दिन जनता समझ जाएगी झूठ का बोलबाला, और यह समय आ गया। लोकतंत्र जिंदा है या वेंटिलेटर पर है, या लोकतंत्र अब नहीं है? हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र वेंटिलेटर पर गया है। राहुल गांधी जी जो कैमरे पर दिखते हैं, और राहुल गांधी अपने पर्सनल जीवन में एक बॉस के तौर पर आपकी नरम दिल हैं या सख्त इंसान हैं, कैसे हैं? बहुत बच्चा जैसे नरम भी है और बहुत सख्त भी है, ऐसे व्यक्ति के तौर पर। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, जब ये आरोप परिवारवाद का लगाती थी, लेकिन आप जब अपने बेटे सागर चरण दास को विधानसभा का टिकट दिलवाए थे या वो अपनी योग्यता से पाए थे, तो परिवारवाद का आरोप तो आप पर भी लगा होगा? लगा था। भागवत गीता आप पढ़ते हैं और भागवत गीता से मिले हुए ज्ञान, साम दाम दंड भेद को अप्लाई करते हैं भाजपा वाले मोदी जी। मैं सत्ता की भिखारी नहीं, मैं पावर अख्तियार करने के लिए कोई भी गलत काम नहीं कर सकता। जिंदा रहे और पार चले जाने के बाद भिखारी बन जाए, या जनता उसको छोड़ दे, या जनता उसको गाली करने लगे। जी मोदी जी जैसे काम किया है ना, ये पावर में नहीं रहने के बाद इंडिया में रहेंगे नहीं, कहीं भाग जाएंगे, कहीं छुप जाएंगे। पहले छुपे हुए थे माँ बाप से भाग करके कहीं। अगर आप राजनीति में न होती तो फिर क्या होती? पहले जो छात्र जीवन, विद्यार्थी जीवन में जिस तरह की मेरा रुख था, मैं बहुत एग्रेसिव रुख था और हिंसक क्रांति में उतर आया। मेरा अंत तो जरूर था। आज जब देश और दुनिया के अधिकतर नेता मैकियावेलियन पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यानी उन्हें हर कीमत पर सत्ता का स्वाद चखना है, ऐसे वक्त में कुछ नेता ऐसे भी हैं, ये देश और दुनिया के सौभाग्य की बात है, जो राजनीति की नैतिकता को जीते हैं, जो जनता के प्रति अपने कर्तव्यों को समझते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनकी पहचान एसी कमरे में बैठकर राजनैतिक विचारधारा झाड़ने वाले राजनेता के तौर पर नहीं है, बल्कि उनकी पहचान एक ऐसे आंदोलनकारी, एक जनहित के मुद्दे उठाने वाले, जल जंगल और जमीन को बचाने वाले एक ऐसे नेता के तौर पर है, जो बड़े बड़े कारपोरेट घरानों से टकराता है, जो सत्ता की लाठियां खाता है पर टूटता नहीं है। वो जनता की लड़ाई, जल जंगल जमीन की लड़ाई, अपने प्रदेश की लड़ाई, गरीब गुरबों की लड़ाई लड़ता रहता है। आज हमारे साथ हैं 3 बार के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जनता दल, समता दल और कांग्रेस पार्टी में अब सेवा दे रहे हैं, ओडिशा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भक्त चरण दास। स्वागत है सर। आपका राजनीतिक जीवन बड़ा लंबा रहा है, आपने कई विचारधारा देखी जी। एक लंबे समय की राजनीति के दौरान। शुरू करने से कहां से शुरू करें हम और कहां से खत्म करें, ये तो आप तय करेंगे, लेकिन आपसे बात करने के लिए मेरे पास कई विषय हैं। राजनीति, आपके आंदोलन, नियमगिरी से लेकर इंद्रावती सिंचाई परियोजना, और आपने कैसे कारपोरेट घरानों की आंख में आंख डालकर लड़ाइयाँ लड़ी और जीती भी, और दिखाया भी कि राजनीति में अगर नैतिकता हो तो कोई भी जंग जीती जा सकती है। लेकिन मैं उन मुद्दों पर आने से पहले सर, मैं शुरुआत करूंगा आपके बचपन से।
काला हांडी एक अत्यंत पिछड़ा समाज, जहाँ के लोग 2 टाइम की रोटी के बारे में ही सोचने से पहले उनके आंखों में एक नाउम्मीदी की झलक होती, तो वहाँ आपने राजनीति में आने के बारे में कैसे सोच लिया? ये प्रश्न है नाउम्मीद को उम्मीद में बदलने का। जी हमारे देश की विकास की धारा आज़ादी के बाद से शुरू होता है। नेहरू जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, जी हमारे बड़े बड़े नेता बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बनाने के बाद से, हम पिछले इतिहास तो सब जानते हैं, उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद से शुरू होता है सपना देखने का। जी जब संविधान हो, सरकार हो और जनजीवन का यात्रा जो हो और संरचना जो वो कैसी होना चाहिए, जो ज़रूरतमंद है उनकी जीवन में ज़रूरतें कैसे उपलब्ध हो, वो होता है। राष्ट्र जरूर गरीब रहा और ग्रामांचल जो है, अविकसित एरिया जो है उस समय में बहुत रहा। तो मेरे ज़िला ऐसे ही एक ज़िला था और मैं पैदा ऐसे ही एक परिवार में हुआ, तो मुझे बचपन से संघर्ष करना पड़ा। अपने रोजी रोटी के लिए परिवार के अंदर से संघर्ष करना पड़ा। और मैं देखा, तो मैं विद्यार्थी था स्कूल में, कॉलेज में, तो मेरे मन में बहुत संघर्ष हुआ करता था, इतना गरीबी क्यों है। कभी कभी ईश्वर के सामने भी सवाल उठाया करता था, मैं इतना गरीबी क्यों है। अगर देयर इज समथिंग कॉल्ड गॉडली और ईश्वर ऐसे हैं, तो लोग इतने, कुछ लोगों को अनाप शनाप खाने के लिए मिल रहा है, गाड़ी घोड़ा पैसा सब कुछ मिल रहा है, और लाखों को करोड़ों को कुछ नहीं मिल रहा है, जो टोटली फूड सिक्योरिटी के गर्भ में थे। फूड सिक्योरिटी उनके लिए नहीं है और उनको बच्चों को भी संघर्ष करना पड़ा, जैसे हम लोग को संघर्ष करना पड़ता पढ़ने के लिए, खाने के लिए, ज़रूरत के लिए, जो एक विद्यार्थी को जो चाहिए उन सब चीज़ों के लिए। फिर भी हमने जीवन में संघर्ष किया, पहले अपने साथ, अपने परिवार में, अपने विद्यार्थी माहौल में, एक स्कूल के बच्चा होने से संघर्ष शुरू किया कि संघर्ष ही है, हमें जीना है, हमें जीना है, तो इनके लिए जीना है, इनके लिए कुछ करना है। जी। ये सपना मेरा बचपन से था, जिससे मैं कॉलेज यूनियन का प्रेसिडेंट बना, तब भी संघर्ष शुरू किया। मैं छात्र युवा संघर्ष वाहिनी में जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित हुआ और मैं उनके आंदोलन में नहीं था जी, लेकिन 79 में मैं प्रभावित हुआ और मैं उनके छात्र युवा संघर्ष वाहिनी उनकी बनाई हुई था। तब सर उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? मैं उस समय 79 में मैं बीए फाइनल में था। अच्छा, मतलब 18 साल 19 साल के आसपास। 19 साल होगा मैक्सिमम, 18-19 साल होगा। तो मैं बीए फाइनल में था और तब उसमें शामिल हुआ, उसमें एक्टिवली काम किया और उसका मैं ज़िले का अध्यक्ष था, स्टेट का अध्यक्ष था। फिर मैंने 82 में मैं उसका नेशनल कन्वीनर भी रहा। जी तो देख के एक समर्पण भावना के साथ काम करने वाला एक नौजवानों का महिला स्त्री पुरुष मिलके एक अच्छा यूनिटी था, एक दूसरे को समझना। लेकिन मेरा मूल सवाल सर ये था कि जब वहाँ पर तमाम समस्याएं थीं, तो आपके मन में पढ़ लिख कर अधिकारी बनने का भी सपना रहा होगा, डॉक्टर इंजीनियर बनने का भी सपना रहा होगा। आप राजनीति में कैसे चले आए? क्या उनसा ऐसा वाकया था? मेरा सपना था कि मैं समाज की जो ढांचा है, जो संरचना, जो सिस्टम है, उसको परिवर्तन करना है। अच्छा, और उसको परिवर्तन करने के लिए मुझे बहुत सारे मेरे दोस्त IAS IPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सब लोगों में यही कंपटीशन था कि मैं तुम लोगों जैसे बनूंगा, मैं समाज का परिवर्तन करने वाला। ये शुरू से था? ये शुरू से, हाई स्कूल से था। और मैं यही कहता भी था, हाई स्कूल से कहता भी था। आई वॉज वेरी गुड स्पीकर, मैं बहुत अच्छा गाना, क्रांतिकारी गीत गाता था, रिवोल्यूशनरी गीत गाता था। और कुछ याद है सर उस समय आप कौन सा क्रांतिकारी गीत गाते थे? बहुत सारे गीत याद है। एक आध गीत अगर कुछ याद हो। वाहिनी के समय में जैसे क्रांतिकारी के जीवन में बहुत सारे अड़चने आती है, बहुत से आ रहे। उस समय सर आप किसको पसंद करते थे? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस? मैं पहले तो भगत सिंह को बहुत पसंद करता था, सुभाष चंद्र बोस को बहुत पसंद करता था।
अगर उनकी कोई एक लाइन जो आज के युवाओं के लिए आप कहना चाहें। बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हुआ करता था। और उनकी जीवन में जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि आप हमारे साथ दो, हम आपको आज़ादी देंगे। तो मुझे खून दो, मैं आज़ादी दूंगा। हाँ, खून की बात कहे थे वो जी। खून का अर्थ को आप ये नहीं सकते हैं कि आप कहीं खून निकाल के दो या किसी का खून वो साथ देने की बात, त्याग की बात, मतलब आप त्याग की खून बात। पसीना देने का, जी जी। खून पसीना देने का। हम अगर इंटरप्रीट इतना महान व्यक्ति का हम करें जी। वो हिंसक क्रांति से, वो नहीं हो सकता। ये एक टोटल समर्पण भावना को लेके जी। वो हम प्रभावित थे। और बहुत सारे क्रांतिकारियों के संदर्भ में उस समय जानकारी पढ़ा लिखा हुआ। और उसके बाद मैं गांधी जी के विचारधारा से बहुत प्रभावित रहा। जी। तो आंदोलन में जैसे बहुत सारे रुकावट आता है, बहुत सारे लोग आंदोलनकारियों को अंडर एस्टिमेट करते जी। हैं, खिलाफ बोलते हैं, माहौल को खराब बनाते हैं, आपके खिलाफ बहुत प्रचार करते हैं। उस समय हम गाते तो जब आप सर राजनीति में आए हैं, थे, उस समय हम गाते थे, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल सी भीगी हुई बाती तो है, और कुछ हो या ना हो, आकाश सी छाती तो है। वाह सर। ये एक थॉट हुआ करता था, एक कंसेप्ट हुआ करता था, और खुद को तसल्ली देने के लिए कि आपको सब कुछ सहना पड़ेगा। जी। चेंज, परिवर्तन या क्रांति इतना आसान नहीं है। तो आप सर जब छात्र राजनीति से मुख्य धारा की राजनीति में जब आप एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं, जाहिर सी बात है एक मामूली से परिवार से आप आते थे, आपका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, तो आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा उस समय? नहीं, मैंने सेफ फॉरेस्ट मूवमेंट 1983 में, मैं पहले तो भूमि संघर्ष का आंदोलन, बोधगया के भूमि संघर्ष आंदोलन में शामिल हुआ, जहाँ बिहार के मेरे बहुत सारे मित्र और महाराष्ट्र के बहुत सारे। आप उस समय किसी पार्टी में शामिल नहीं थे? किसी पार्टी में नहीं था। वहाँ पे 82 तक वहाँ पे मूवमेंट चलाया हम लोगों ने, वहाँ पे कामयाब हुआ। बोधगया मूवमेंट एक प्रसिद्ध गांधीयन मूवमेंट है। आज़ादी की लड़ाई के बाद 20,000 भूमिहीनों को भूमि दिलाना बिना अस्त्र में, जी, वो भी महंत के खिलाफ लड़के, बंदूक के अगेंस्ट में 150 बंदूक के खिलाफ 20,000 लोगों को खड़ा कर देना। हम मर जाएंगे लेकिन इस जमीन पर हम अपना अधिकार जता के रहेंगे, ये था। वो कामयाब हुए थे। आप सर बोधगया की बात कर दिए, बड़े बड़े साहूकारों, धन्ना सेठों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ आंदोलन की बात कर दी। आज उड़ीसा से तमाम ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां लोगों की ज़मीनों पर कारपोरेट का कब्जा हो रहा है, जहां सरकार की प्रॉब्लम। सर आप लोग क्या कर रहे हैं उस समय? उनके खिलाफ भी लड़ाई चल रही है। जैसे नियमगिरी एक प्रिमिटिव ट्राइबल का सेटल एरिया है, ऐतिहासिक स्थल है और वह प्राकृतिक संपदा में भरपूर है। रेयर है ऐसे नियमगिरी जैसे चीज़ें। पहले हिमालय में ऐसी चीज़ें हुआ करता था, वह नियमगिरी में। उसको बचाने के लिए एक 2005 से 2010 तक का हमने संघर्ष किया। इसमें आदरणीय राहुल गांधी जी की जैसे उसमें गए, 2008 में गए, फिर 2010 में गए। उन्होंने आके एक गांधीयन फिलोसफी को वहाँ पे जिंदा किया कि जब तक आप अहिंसक आंदोलन में करोगे आप जीतोगे और मैं आपके साथ रहूँगा। जी, राहुल जी का ये संदेश था 2008 में। और 2010 में वो जाके संदेश दिए कि आपकी इस माइंस में माइन नहीं होगा, ये धरोहर, एक पहाड़ नियमगिरी आपका है। ये अहिंसक आंदोलन की ये रिजल्ट है। तो वहाँ एक कॉर्पोरेट के खिलाफ था। एक कॉर्पोरेट के खिलाफ हम नहीं होते हैं। हमारी मकसद है, हमारी लोग के लिए हमें लड़ना है, हमारी प्राकृतिक संपदा का संरक्षण के लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं। कोई नहीं तो सर आज वो लड़ाई क्यों नहीं हो रही, यही तो एक सवाल है। आज ये लड़ाई बहुत बड़े पैमाने पे है। अभी हमने वहाँ पे JSW एक जमीन जहाँ पर 200 साल से लोग खेती करते आ रहे थे, उनको 2006 कानून के बाद, FRA के बाद पट्टा देने की जगह पर उनको जमीन छीन करके पशु कंपनी को राज्य सरकार दे दिया था, पिछला राज्य सरकार। और आज भी आज की राज्य सरकार अभी उस पशु को छोड़ के भाग गया आंदोलन के चलते, तो JSW को दिया गया है, वहाँ पर प्लांट बना रहे हैं लोग। लेकिन ये नहीं समझे कि उनको जो पट्टा पाने का हकदार है उनको पट्टा दे देते,
उसके बाद लैंड एक्विजिशन प्रोसेस में आप लाते। 2013 में राहुल गांधी जी ने जो लैंड एक्विजिशन कानून लाया था, हम सभी लोग उसमें थे। उस कानून को लाने में मैं उनके साथ 17-18 MP थे, उसमें मैं एक आदमी था। तो उनका योगदान था। जयराम रमेश जी का भी बहुत उसमें कंट्रीब्यूशन है। तो वो कानून को क्यों लागू नहीं किया, हमारा सवाल था। मैं गया था, फिर 5-6 हज़ार लोग उस रैली में थे। उसके बाद हमने एक पैदल यात्रा प्लानिंग किया 9 दिन तक। पिछले 6 तारीख को हमने पैदल यात्रा किया और अभी 14 तारीख को उसको ख़त्म किया। हज़ारों लोग पैदल चल के दिन में 15-20 किलोमीटर पैदल चलते चलते आए और 14 तारीख को 5,000 लोगों का एक जुलूस। उसमें कौन शामिल हुआ? उसमें अनुगुल डिस्ट्रिक्ट, उसमें केवंझर डिस्ट्रिक्ट, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, उसमें कालाहांडी, कोरापुट, रायगढ़, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट आदि। जहाँ जहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जी, जहाँ जहाँ भूमि अधिग्रहण हो रहा है, जहाँ जहाँ खनिज संपदा का उत्तोलन हो रहा है और लोगों को अवहेलना किया गया है, वो सारे लोगों का शामिल हुआ था। एक बहुत बड़ा संघर्ष हमने छेड़ा है जी। इन सबको लेके, केवल एक जगह नहीं, पर्टिकुलर। आपने सर संघर्ष छेड़ा, आप उसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, लेकिन आजकल सर उड़ीसा से ऐसे ऐसे खतरनाक वीडियोज आ रहे हैं, ऐसे ऐसे घटनाओं के, मारपीट के, लिंचिंग टाइप के ऐसे ऐसे वीडियोज आ रहे हैं जिसे देखने के बाद किसी भी व्यक्ति का कलेजा कांप उठता है। ऐसे में सर विपक्ष का कर्तव्य क्या है वहां पर? कांग्रेस और बीजेडी का कर्तव्य वहां पर क्या है सर? बहुत है। हम तो बुरी तरह से इसमें रिवोल्ट कर रहे हैं। कई जगह पे घेराव हो रहा है, पुतला जला रहे हैं, अनशन पे बैठ रहे हैं, धारणा पे दे रहे हैं, कलेक्टर घेरा हुआ है, विधानसभा घेरा हुआ है, सेक्रेटरी घेरा हुआ है, बहुत सारे चीज़ें हम कर रहे हैं। कहीं हमने सोया नहीं। इस इशू को लेकर के लिंचिंग घटना जितना बढ़ा है, तो मीडिएवल इंडिया में चले गए हम। जी, ये कौन सी सभ्यता में हम चले गए? और भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर आया हुआ पार्टी, जो उड़ीसा में और केंद्र में इस बात को कहते हुए आया कि विकास करें, यही है मानवता का विकास? इतना बर्बर आप सोच नहीं सकते। ये तो जनता को तो सर सड़क पर उतरना चाहिए ना, विपक्ष को सड़क पर उतरना चाहिए। उतर रहे हैं और बड़े बड़े पैमाने पे उतरने जा रहे हैं। जी, चालू है हमारा संघर्ष, उसमें लागू। आप लंबे समय से राजनीति में हैं, आपने तमाम प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है, आप मंत्री पद की जिम्मेदारी भी देश में संभाले हैं। आपको सर क्या लगता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में जो एक मेन फर्क है वो क्या है? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में, देखिए, कांग्रेस की जो विचारधारा है ये आज़ादी के संघर्ष से गांधी जी, नेहरू जी और कई ऐसे महान व्यक्तित्व जी की विचारधारा से आया है। और संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर बनाए हैं, उस संविधान के डायरेक्शन से आया है। उससे कांग्रेस ने हर पंचवार्षिक योजना में, 5th ईयर प्लान में, उस विचारधारा को इम्प्लीमेंट करने का प्रयासरत रहा पिछले दिन। तो कांग्रेस जनता के साथ रह के जनता का हित में करता है। जनता को कांग्रेस जो समझा है, वो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के संबंध में वो समझदारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहता है कि रूल करना, हमें पावर ग्रैब करना है, साम्राज्य हमारी विचारधारा का साम्राज्य विस्तार करना है, जिस विचारधारा में जनता का प्रति सम्मान नहीं है, ना किसानों के प्रति है, ना महिलाओं के प्रति है। महिला को तो महिला समझते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा तो आता है आरएसएस से, और आरएसएस में आज तक एक भी महिला विंग नहीं है। इससे आप समझते हो कि पुरुष मानसिकता कहाँ तक भारतीय जनता पार्टी में है। ये राजा महाराजाओं के समय का नहीं, जो अच्छे महाराजा भी बहुत रहे हैं, रिफॉर्म भी बहुत किए हैं, लेकिन वो उन तत्वों के आधार पर ये लोग रहे हैं, प्रभावित हुए हैं कि हमें हर हालत में अपना सत्ता अख्तियार करना है। क्या ये इसका प्रभाव उड़ीसा की राजनीति में अब दिखने भी लगा है? ये उड़ीसा की राजनीति में झलक देता है। जैसे महिला के सवाल पर हमने 1 साल भयंकर आंदोलन किया, जितना रेप, गैंगरेप, भयानक 5 साल 10 साल का बच्चियों को रेप कर देना, इंस्टीट्यूशनली गैंगरेप कर देना, फेंक देना, कॉलेज में घुसकर बच्चियों को जला देना, बहुत सारे बर्बरता के खिलाफ हमने विधानसभा घेरा 50,000 लोगों के लिए। उसके बाद संविधान सुरक्षा के नाम पर हमने बहुत बड़ा आम सभा किया। राहुल गांधी जी, खड़गे जी, आदरणीय खड़गे जी, वेणुगोपाल जी गए थे उस सभा में, बहुत बड़ी सभा में। पूरे उड़ीसा को बंद किया हमने उस इशू पर। लेकिन विधानसभा में हमारी
पार्टी जब वहाँ पे बात रखा कि एक विरोधी हर पार्टी का एक कमेटी बनाया जाए कि महिला की आगे शोषण और इनके खिलाफ जो हो रहा है रेप गैंगरेप को कैसे बंद किया जाए, तो सरकार ने क्या कहा, मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये कोई सवाल है जी, ये कोई सवाल है जो हम ये कमेटी बनाएंगे, ऑल पार्टी कमेटी बनाएंगे। तो इस सोच इनका ये है, इनका सोच है कि 50% आबादी महिला जो है उनके सोच के बाहर है जी, लेकिन वो स्कीम करते हैं भीख देने का, महिलाओं को भीख देने का कि साल में हम इतना पैसा देंगे इनको, जैसे उनके खाते में पैसा देने, SSG ग्रुप को और महिलाओं को प्रलोभित करने का है। वो तो वोट को छीनने का है जी, महिलाओं को स्वाभिमान सम्मान और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करने का नहीं है जी, गरीब की मानसिकता को देखते हुए गरीब महिलाओं को, ये ऐसे जरूरतमंद महिलाओं को ठीक समझ, जैसे इलेक्शन के चल रहा था, बिहार में पैसा दे दिए 10,000 रुपये, जी, बंगाल में दे दिए जी, और आसाम में दे दिए। ऐसे करते हैं ये लोग कि गरीब का उपहास करते हैं, मजाक करते हैं, और इनके विचारधारा में लोग नहीं है, इनके विचारधारा में उनकी सत्ता, उनके अहंकार और हिंदुत्व के नाम पर, हिंदुत्व को भी नहीं समझते हैं जी, हिंदुत्व अगर सनातन धर्म से आया है तो सनातन धर्म की परिभाषा ही नहीं समझते हैं। ये जो हिंदू हिंदू बोल रहे हैं, वो राम को सड़क पे बेच रहे हैं, हनुमान जी को सड़क पे बेच रहे हैं, वो उसकी प्रामुख्यता है, लेकिन वो नहीं मानते हनुमान जी को। व्यक्तिगत जीवन में ना हनुमान जी को नहीं मानते हैं, ना राम को मानते हैं। इनको मूर्ति पूजा के नाम पर ये सब चीजों करके देश की इमोशन के साथ खेल के अपना विजय लाना है। नहीं तो सर, इन्हें खेलने तो आप लोग दे रहे हैं ना। वहां पर नवीन पटनायक की बीजेडी खत्म होने के बाद लग रहा था कि कांग्रेस को सीधा फायदा मिलेगा, लेकिन आप लोग तो सर फायदा ले नहीं पा रहे हैं। नहीं मिल रहा है। वहाँ बीजेडी से बहुत से लोग कांग्रेस में आए हैं, और पिछले बार एक हुआ 4-5 महीना पहले एक विधानसभा चुनाव बाई इलेक्शन हुआ, उसमें बीजेडी तीसरे पोजीशन में चला गया, कांग्रेस सेकंड पोजीशन में आया। जी, जो 24 साल सत्ता में थे वो तीसरे पोजीशन में चले गए। बीजेडी नवीन जी के बाद बचेगी या बीजेपी में मिल जाएगी? ना, उनमें तो अभी 8 MLA बीजेपी में मिले हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे से मिल रहा है। अच्छा, मेजोरिटी कांग्रेस में आएगा बीजेपी के साथ। अच्छा, यहाँ वो बीजेडी के खत्म होने का फायदा आप ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस को मिलेगा? कांग्रेस को मिल रहा है। अच्छा, मिल रहा है। यानी वहां पर अब जो भविष्य में चुनाव होंगे वहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा होगा। निश्चित कांग्रेस है एवरी पॉसिबिलिटी, सारी संभावना है कि 2029 में कांग्रेस जनहित का सवाल को, राज्य के मुद्दाओं को लेके सरकार को घेर रहा है और आगे भयंकर घेर के सरकार बना सकता है। अभी कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं करने दिया विधानसभा की कमेटी के द्वारा, तो कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि मोहन मांझी क्या वाकई मुख्यमंत्री हैं या मुख्यमंत्री कोई और है? नहीं, यहाँ PMO से चलाया जा रहा है उनको। उनका काम है जितना हमारी खनिज संपदा है उसको गुजरात के कंपनियों को दे देते हैं। अदानी अंबानी तो बहुत सारे ले चुके हैं। हमारे जो वेजिटेबल्स और हमारे जो एग्रीकल्चर उत्पादन है उसे में से मेजॉरिटी पर तो बिल गेट का मोहर लग चुका है, और मैं सारा चीज़ में हम अपनी स्वतंत्रता खो रहे हैं, हमारे उपजाऊ में हम स्वतंत्रता खो रहे हैं, हमारी प्राकृतिक संपदा हमसे छीनी जा रही है और उसका मालिकाना तो दूसरों को जा रहा है। स्टेक होल्डर के लिए कोई स्कीम नहीं है। जो सालों से, 1000 सालों से जो है सरकार के पास रेवेन्यू जा रहा है, लाखों करोड़ों में जा रहा है, और उसका पैसा का मिसयूज हो रहा है। जिन एरिया का खनिज संपदा उत्तोलन है, उन खनिज संपदा उत्तोलन एरिया के लोगों के लिए कोई स्कीम नहीं है। पानी, कोयला, बॉक्साइट सहित तमाम ऐसे खनिज उत्पादन जिससे दूसरे लोग अमीर हो रहे हैं, और ओडिशा का युवा प्रवासी मजदूर बनकर दूसरे राज्यों में मजदूरी कर रहा है। जी, कर रहे हैं। इसका एहसास सब युवाओं में होने लगा है जी। युवा भी अपना विद्रोह शुरुआत किए हैं और आगे बढ़ेगा। क्या ओडिशा के युवा कुछ ऐसा करेंगे? ओडिशा के युवा भीड़ के करेंगे। अच्छा, एक सर ओडिशा के संदर्भ में एक कहावत, जो ओडिशा की राजनीति को समझने और जानने वाले लोग हैं, एक बात हमेशा कहते हैं कि ओडिशा में सरकार और नेता तो सिर्फ नाम के हैं, असली ओडिशा को, सरकार को तो बाबू चलाते हैं, यानी IAS। क्या सही में ये मामला है कि इस मोहन मांझी सरकार ने इस परंपरा को तोड़ा है, या अभी भी रिमोट किसी के हाथ में है? कैसे वो तोड़ पाएंगे? अच्छा, उनके ऑफिस में बैठने वाले भी नहीं चला, ब्यूरोक्रेसी नहीं चल रहा है।
यहाँ जो पीएमओ के ब्यूरोक्रेट हैं और जो रेलमती वैष्णव है, अश्विनी वैष्णव, ये भी तो एक्स ब्यूरोक्रेट है ना, जी। तो भी तो उड़ीसा से वहाँ एमपी होके आए हैं। आप कह रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव उड़ीसा चला रहे, कुछ लोग कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी चला रहे हैं। नहीं, धर्मेंद्र प्रधान शुरू में चला रहे थे, ऐसा मैसेज था। हाँ, लेकिन अभी धर्मेंद्र प्रधान का कुछ है नहीं। अच्छा, संबित पात्रा अब का, तो नीट के संकट में घिरे हैं। अच्छा, और संदीप पात्र का भी कुछ है नहीं अभी। हाँ, अभी पीएमओ स्पेशल मूल तो अमित शाह जी बार बार जाते हैं। ये अश्विनी वैष्णव मेनली चलाते हैं और कुछ ब्यूरोक्रेट जो उनके साथ रहे हुए लोग जो गुजरात कैडर वगैरह जो है मोदी जी के दफ्तर में है, वही लोग उड़ीसा को यहाँ से चला रहे हैं। अगर नाम लेना चाहे तो नाम ले, 2-4 नाम आपको जो लगता मैंने है। कहा अश्विनी वैष्णव का नाम लिया, जी, लिया अमित शाह का नाम लिया, जी, और जो पीएमओ में बैठे हैं गुजरात कैडर के लोग बता दिया मैंने, जो अफसर्स हैं, जी, 2-3 लोग हैं, वो सब मिल के चलाते हैं। जी, और वो बेचारे मोहन मांझी जी दस्तखत करते हैं संपदा बेचने का। जी। उड़ीसा के लोग बदहाल हैं, उड़ीसा के खनिज संपदा होने के बावजूद उड़ीसा दिन ब दिन, उड़ीसा में की खनिज संपदा से आज टाटा बना है, वेदांता बना है, डालमिया बना है, वेदांता बना है, बिरला बना है, जी, जिंदल बना है, जी, अदानी बना है, अंबानी बना है। कितना पोर्ट ले चुका है। बने तो बहुत लोग हैं, लेकिन उड़ीसा वाले कहाँ हैं? उड़ीसा में सब बने। उड़ीसा का कोई एक बना हुआ नहीं दिखता है। जी, उड़ीसा का कोई एक बना हुआ नहीं दिखता। तो नहीं तो सर, इसके पीछे आप किनको किनको जिम्मेदार मानती हैं? इनके पीछे जो लोग सत्ता में रहे हैं वही लोग ज्यादातर जिम्मेदार जी। हैं। इनके पीछे जो भी लोग ये हैं, तो हम तो इतने कहेंगे कि हम जब से होश संभाला, जी, पिछले जो 25-26 साल से हम देख रहे हैं, जी, जो एक तो शासन नाम का एक सम्मान था। जब कांग्रेस का रूल था, शासन नाम का एक सम्मान था, जी, एक रेस्पॉन्सिवनेस था, लोगों के इश्यूज पर, सवालों पर, मुद्दों पर, लोगों की ग्रीवेंस पर रिस्पॉन्स था। जी, वो चीज़ धीरे धीरे खत्म हो के वो हो गया, कंसंट्रेट हो गया धीरे धीरे ब्यूरोक्रेसी के अंदर जी, और चंद लोगों के हाथ में, एमएलए एमपीज के हाथ में। और जो आईएएस आईपीएस का रेस्पेक्ट था वो इस जमाने में, आज तो उसमें ही नहीं हुआ। पुलिस को भी लोग जाकर पीट रहे हैं, तो पुलिस को कौन मारे? नहीं, ये पीटने वाली घटना आपके उड़ीसा से ज्यादा आ रही है। उड़ीसा से सबसे ज्यादा आ रहा है। जी, कनिस्टेबल के सामने हत्या हो रहा है, कनिस्टेबल को भी मार रहे हैं। हाँ, और पुलिस एसपी कुछ नहीं कर पा रहा है, इंचार्ज कुछ नहीं कर पा रहा है, आईआईसी थानेदार कुछ नहीं कर पा रहे जी। हैं, क्योंकि बीजेपी और बीजेडी भी पहले पुलिस को अपने हित में यूटिलाइज किया, अब बीजेपी पूरा अपना चुनाव में यूटिलाइज कर रहा है। जी, जब पुलिस को आप पार्टी का कार्यकर्ता बना दोगे तो उस पहले पुलिस ऑफिसर का हैसियत क्या रहेगा लॉ एंड ऑर्डर नियंत्रण करने का? नहीं रहेगा। वो कार्यकर्ता बनकर भाजपा का कार्यकर्ता, कार्यकर्ता बनेगा, भाजपा के कार्यकर्ता बन के उनका दुख का जीवन जी रहा है। बहरहाल सर, कि आपकी जो पहचान रही है वो जल, जंगल और ज़मीन बचाने वाले एक योद्धा के तौर पर रही है। आप आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ाई अक्सर लड़ते रहे हैं, चाहे वो इंद्रायती सिंचाई परियोजना हो, चाहे सीआरपीएफ के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन का मामला रहा हो, चाहे वो नियमगिरी वाला मामला रहा हो। या नियमगिरी वाले मामले में जब आप कारपोरेट घराने से लोहा ले रहे थे, तमाम ताकतवर लोग थे जिनसे आप लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय आपको डर नहीं लग रहा था? नहीं, मैंने जीवन में किसी को डरा नहीं। मैं छात्र जीवन से एक सरफरोश था। जी, सरफरोश की तमन्ना आज हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू कातिल में, ये विद्यार्थी के जीवन में गाया करता था। और मेरे गले में ब्लैक स्कार्फ हुआ करता था, फांसी गए पर मैं हमेशा हूँ, कोई कुछ कर सकते हैं तो कर लो। मैं एक बाइक पे दौरा करता था, पुलिस स्टेशन पे घुस जाता था, कोई भी दफ्तर पे घुस जाता लोगों को जस्टिस देने के लिए, और इंस्टेंट जस्टिस दिलाता था। अच्छा सर, वो पूरी कहानी क्या है नियमगिरी वाली, थोड़ा सा अगर आप दर्शकों के लिए बताना चाहें। कहानी यही है कि नियमगिरी, पहले तो हमने सोचा कि हमारे यहाँ एक अकाल का जब लड़ाई लड़ा 80 के दशक में, जब मैं विधायक था, कि हमारे वहाँ कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं था, कोई इंडस्ट्री नहीं था, तो हमने ही स्लोगान किया कि हमारे यहाँ इतना प्राकृतिक संपदा है, इतना रॉ मटेरियल है, तो कोई एक इंडस्ट्री तो हो। जी,
तो उससे प्लानिंग कमीशन ने इनिशिएट किया था और एक इंडस्ट्री बनने का, और उसमें एक बाल्को कंपनी आया था उसको करने जी। के लिए, एक प्लांट बिठाने के जी, लिए। भारत एल्युमिनियम। हाँ हाँ। जी। तो वो बंद होके लास्ट को ये बाल्को कंपनी को शायद वेदांत ने खरीदा, जी। और वेदांत ने वहाँ पे शुरू किया 2005 में। तब मैं एमपी नहीं था, चुनाव हारा हुआ था, तो 2005 में हुआ था। तो मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। लोग बोल रहे हैं इंडस्ट्री हो रहा है, तो कुछ एक्टिविस्ट लोग उसके खिलाफ थे कि नीलगिरी को माइनिंग नहीं होना चाहिए। तो मेरा सपना था, कालाहांडी में लोगों का भी सपना था कि एक प्लांट होना चाहिए जिससे हमको अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम का समाधान हो। तो इसीलिए मैं 2003 से ये लोग शुरुआत की एक्टिविटी, तो 2005 तक मैं चुप रहा। जब आदिवासियों पर जो प्रिमिटिव ट्राइब हैं उनके ऊपर अत्याचार हुआ, उनको मारे पीटे गुंडा से, पुलिस से, और उनको जेल में डाले, और मुझे कुछ एक्टिविस्ट बुलाए जेल में देखने जाने के लिए। मैं जब जाके देखा उनकी हालत, फिर मैं नीलगिरी को जैसे देखा नहीं था पहले से ठीक से, अपने डिस्ट्रिक्ट में होने के बावजूद भी उसके अंदर गया जी। वहाँ जाके गांव में लोगों से मिला। वहाँ पर लगभग 36 स्ट्रीम्स, झरना बहती है, निकलती है, एक नदी निकलती है। वहाँ झरनिया और डंगरिया करके 2 प्रकार की टाइप हैं वहाँ रहते हैं, उनको प्रिमिटिव टाइप कहा जाता है। और वहाँ बहुत सारे आम का और पाइनएप्पल का बहुत सारे गार्डन हैं, बहुत सारे गार्डन, जैसे हेवनली फ्लेस तैयार, और बहुत मेडिसिनल प्लांट वगैरह है वहाँ पे। बहुत से प्रकार के एनिमल रहते हैं वहाँ पे। छोटे छोटे गांव, 5 घर, 2 घर, 4 घर, ऐसा करके लगभग 120 गांव करीब है, जिसमें 2000 का पॉपुलेशन है। 2000 का पॉपुलेशन है, बड़ा गांव 12 है। तो उस जगह में देखने के बाद मुझे लगा कि ऐसी प्राकृतिक संपदा में भरपूर जगह में माइनिंग नहीं होना चाहिए। तो मेरा परसेप्शन बदला। जी। जब मेरा परसेप्शन बदला और वहाँ लोगों की ज़रूरत और आदिवासियों की सम्मान की बात उठी, तो उसको मैंने आंदोलन चलाया। पहले मैं ग्रीन मूवमेंट बनाया, एक गांधीयन मूवमेंट चलाया वहाँ पे। वो पहाड़ को ह्यूमन चेन से घेरना, पूरे पहाड़ के इलाके में पैदल चलना, जी। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना, लोगों के साथ जाना, लोगों के बीच में रहना, खाना, वो सब शुरू हो गया। इकोनॉमिक ब्लॉकेड में हज़ारों लोगों के साथ 4 दिन 5 दिन रोड के ऊपर पड़े रहना, और उसके लिए भुवनेश्वर में, दिल्ली में कॉन्फ्रेंस वगैरह, सेमिनार वगैरह करना, देश के इंटेलेक्चुअल लोगों को इन्वॉल्व करना, उसमें कालाहांडी के जितने इंटेलेक्चुअल को सबको इन्वॉल्व करना। एक आलोचना हमने हर जगह पे, हर गांव पे हमने नीलगिरी के संदर्भ में चर्चा छेड़ा कि ऐसा एक प्राकृतिक संपदा का संरक्षण होना चाहिए। तो वो आंदोलन बहुत व्यापक हुआ। तो उसको एक आलोचना संवाद के जरिए उसको व्यापक किया गया, और सबकी दृष्टि, अटेंशन वहाँ पे आई, सबकी अटेंशन आई, पूरे वर्ल्ड की अटेंशन वहाँ पे आई। तो 2008 में हमने राहुल जी से रिक्वेस्ट किया कि ऐसे ऐसे धरोहर है, आपको वहाँ जाना चाहिए। तो राहुल जी गए वहाँ पे, देखे। बहुत कुछ लोग उनका प्रोग्राम को कैंसिल करने की कोशिश किए, लेकिन उनका डिटर्मिनेशन। आपको कारपोरेट की तरफ से धमकियाँ भी मिली? धमकियाँ मुझे कोई देने का हिम्मत नहीं किया। मैं अपने आप में उस समय इतने बड़े क्रांतिकारी भूमिका में निभा रहा था। मेरे बारे में जो भी आर्टिकल और जो भी लेख लिखे हैं लोग, धमकी मुझे कोई देने का कोशिश नहीं। लेकिन कारपोरेट्स के आंख में तो आप खटक रहे थे। एक बार 200-300 लोगों को ऑर्गेनाइज किए थे हम लोगों को, पैदल यात्रा के दौरान प्लांट के आसपास में घेर के असल्ट करने का कोशिश किए थे। तो हमने, हमारे जब पता चला हमको दिन में स्मेल हुआ, तो हमने लगभग 500 बाइकर को घेर दिए थे, उस एरिया को ही घेर दिए थे। हमारी पदयात्रा कॉर्डन के अंदर था जी। हमारे जो एग्रेसिव यूथ लीडर्स थे उनके कॉर्डन के अंदर बाइकर थे। तो बाइक का आवाज़ को देख के सब भाग गए जी। जितने गुंडे थे वहाँ पे भाग गए जी। हमको किसी को मारना नहीं पड़ा जी। लेकिन जो माहौल उसमें हमने बनाया कि हम गांधीवादी तो हैं जी। पैदल यात्रा तो कर रहे हैं, हमको छूने तक का अगर कोशिश करोगे तो क्या हो सकता है वो झलक हमने दिखाया था जी। तो इसके बाद कोई हिम्मत नहीं किया। कुछ लोग कोशिश किए बट जिसको बैकग्राउंड के बारे में पता चलता। अच्छा, इससे इतर सर, इस नीलगिरी मामले से इतर आप तो बराबर एक्टिविज्म करते रहे हैं, जनता के मुद्दों पर, आदिवासियों के मुद्दे पर लड़ाई लड़ते रहे। कभी धमकी मिली, कभी किसी ने कहा कि अब वहाँ मत जाना वरना कल दिखोगे नहीं दिन में?
नहीं, ऐसे किसी ने हिम्मत नहीं किया, ना ही कोई कर सकता है। मान लीजिए अगर कोई किया होता तो आप क्या जवाब देते? नहीं, जवाब देने वाले मेरे पास बहुत है। मैंने बहुत लोगों का गुरु रहा। जैसे आपके शिष्य भी कौन कौन है? बहुत शिष्य थे देश में, हैं। कोई भी पार्टी में हो सकता है। आप किसके शिष्य थे? मैं भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जी का आदर्श से बना हुआ आदमी, जी। गांधी जी के विचार धारा पे उतरा हुआ आदमी, चंद्रशेखर जी अपने बेटा जैसे मुझे मानते थे जब प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर से पहले भी वो मेरे गांव जाते थे। गर्व से उन्होंने एक बार गांधी मैदान में कहा था कि मेरे पास लोग ये हैं वो हैं, इस तरह के लोग बोलते थे, लेकिन भक्तचरण जैसे क्रांतिकारी मेरे साथ है, ये बात कोई नहीं जानता। ये बात चंद्रशेखर जी मेरे बारे में कहे। और मेरे ऊपर मेरे बारे में कुलदीप नायर जी ने 1983 में आर्टिकल लिखा था, व्हाट एल्स इज द नेशन इज। भक्तचरण दास जैसे व्यक्ति के नाम पर अगर नासा में भर्ती करने की प्रयास हो रहा है, वो भी जनता पार्टी के सरकार के समय हो रहा है, तो इस देश में क्या है। मैं उस समय मेरे नाम पे एडिटोरियल करंजिया लिखते थे, एडिटोरियल MG अकबर जी बहुत भयंकर लिखे थे, बहुत सारे लोग मेरे बारे में एडिटोरियल लिखे हैं। आप एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे, इतने बड़े बड़े पत्रकार स्तंभकार आपके बारे में लिखते थे। भक्तचरण दास जी इतने क्रांतिकारी थे, तो भक्तचरण दास जी इस समय चुनाव क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? क्या राजनीति बदल गई है या इस समय के राजनीति को भक्तचरण दास जी समझ नहीं पा रहे हैं? नहीं, ऐसे देखिए, राजनीति अपने हिसाब से चल रहा है। मैं प्रभावित बिजू पटनायक जी से भी था, चंद्रशेखर जी से भी था, और मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित था राजीव जी से। राजीव जी का गरीबों को सवाल को सुनना जी। 80 के दशक में जब PM थे, और वहाँ पर रिफॉर्म लाना, गरीबी को बदलना, जैसे हमारे जैसे फीडिंग प्रोग्राम, लोगों को खाना बना के खिलाने में, अकाल के समय में गरीबों को चावल देने में, गरीबों को रिलीफ मटेरियल देने में, ये सब चीज़ें राजीव जी उस समय शुरुआत की थी। उनसे और सोनिया गांधी जी से मैंने बहुत प्रभावित था। ये दोनों कलांडी जाए थे, और दोनों मैं यहाँ पे MP बन के आया, मंत्री बना, तो मुझे मिला, तो उनके आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। मैं दूसरे पार्टी में होने के बावजूद भी। आप उस समय जनता दल में थे या समता दल में? हाँ, जनता पार्टी में था। जनता पार्टी में। जी, जनता पार्टी में। फिर MP बना तो जनता दल में बना। जी। फिर भी श्रीमती सोनिया गांधी जी का राजीव जी के चले जाने के बाद भी उनका मेरे प्रति बहुत स्नेह था, और उन्होंने कांग्रेस में, मैं 98 में आया, उन्होंने मुझे बहुत मौका दिया, बहुत सुयोग दिया कि किस तरह से मैं डीपली काम करूं पार्टी के अंदर, और वो मेरे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कांग्रेस पार्टी में रही। लेकिन सर, मेरा मूल सवाल अभी भी वहीं पर है। हाँ। कि आखिर राजनीति को, अब की राजनीति को आप समझ नहीं पा रहे हैं, या राजनीति में अब आपको लोग नहीं समझ पा रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि आप? दोनों चीज़ है। हम तो आज की राजनीति को समझ गए हैं जी, कि जिस तरह से होड़ है, कंपटीशन है पावर को अख्तियार करने का। जी, मैंने शुरू में कहा कि मैकियावेलियन पॉलिटिक्स, पावर हासिल करने के लिए आप किसी भी हक पे जाओ, कहीं से भी खुद को बेच के पैसा लाओ, वोट को खरीदो, गरीबी को खरीदो, गरीबी का मजाक उड़ाओ, जितना झूठ बोल सकते हो बोलो। आप प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जैसे झूठ बोले हैं, विश्व में कोई भी इतना, विश्व गुरु इसलिए है कि विश्व में झूठ बोलने के लिए सबसे बड़ा गुरु है। आप प्रधानमंत्री के झूठ पर बात कर रहे हैं, तो आप प्रधानमंत्री के 5 सबसे बड़े झूठ बता दीजिए जो आपको लगता है। आज तक तलाश कर रहे हैं नौजवान लोग, 2 करोड़ नौजवानों का नौकरी, आज 12 साल हो गया तो 22 करोड़ नौकरी, कहीं 10 लाख 5 लाख नौकरी मिल रहा है। जी। दूसरा झूठ? सड़क पर है। दूसरा झूठ 15 लाख रुपया कहाँ गया, वो भी खोज रहे हैं। वो तो अमित शाह जी कह रहे थे जुमला था। हाँ, जो झूठ है ना, ये तो झूठ को तो जुमला पहले तो बोलेंगे एश्योरेंस जी, फिर झूठ, फिर जुमला या झूठ जो भी बोलो। फिर आप तो बोलते 56 इंच का सीना है। कांग्रेस जो पैसा है वहां पे स्विस बैंक में नहीं ला पा रहे, विदेश में 30 लाख करोड़ रुपया है। हम 30 लाख करोड़ रुपया ले आएंगे, लोगों को माला माल कर देंगे 100 दिन में। 100 दिन तो भाई 12 साल हो गया। झूठ। डिमोनेटाइजेशन, फोर्थ बहुत पावरफुल झूठ। देश के लोगों को 1 सेकंड में निहत्था कर दिया रात के 12 बजे। ये आतंकवाद की कमर तोड़ रहे हैं। सब जो ट्रेडिशनल जितना सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था, जिस
मनमोहन सिंह जी ने कहा था ना कि हमारा देश में हमारा जनता का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और इंक्लूसिव ग्रोथ है, जनता हमारा सेविंग जितना जनता के पास है उस पर इन्होंने अटक किया जो देश को गरीब बनाने। पांचवा झूठ तो आज आप देख रहे हो, एक के बाद एक सारा झूठ हो गया। उसमें पांचवा तो बहुत बड़ा झूठ महिलाओं का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षा। महिला तो सड़क पर आज द्रौपदी बने हुए हैं मोदी जी के सरकार में। विद्यार्थियों का ये तो भ्रष्टाचार मुक्त कहे थे, कहाँ भ्रष्टाचार, सब जगह है। 89 टाइम्स पेपर लीक। नीट का पेपर लीक हो चुका है, कई पेपर लीक हो चुका है 89 टाइम्स, कोई मामूली। इस साल तो 23 लाख नौजवानों का जीवन के साथ खेला गया, विद्यार्थियों के साथ खेला गया। लेकिन सर, कहने वाले लोग ये भी, जनता ये भी कहती है कि अगर यही भाजपा विपक्ष में होती और कांग्रेस की सरकार होती, इतना पेपर लीक होता तो भाजपा आसमान सर पर उठा लेती। लेकिन विपक्ष, कोई मसला नहीं था जो अन्ना हजारे के मूवमेंट में कांग्रेस के खिलाफ किया गया। जी 2G अंत में क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं जेपीसी में था, उसमें कुछ मिला नहीं। मैं भी उस समय एमपी था, जेपीसी में था, सदस्य था, उसमें कुछ मिला नहीं, प्रूफ भी हुआ कुछ नहीं। कोई भी जो एलिगेशन उठा था उस समय, जिस पर अन्ना हजारे का मूवमेंट और केजरीवाल मिलकर वो जो किया, और इसको बीजेपी ने चला रहा था अंदर से। जी, विवेकानंद फाउंडेशन, उसका सारा बेनिफिट बीजेपी लिया। जी। तो बीजेपी के पास जो मैन पावर है, जो सत्ता को अख्तियार करने के लिए, झूठ को फैलाने के लिए और भगवान के नाम पर ये इमोशनली उस कैडर बनाए हैं वो लोग। जी, आरएसएस के नाम पर वो कैडर बनाए, विश्व हिंदू परिषद के नाम पर, वो बनवासी संघ के नाम पर, एबीवीपी, ये सारा जो कैडर बनाए हैं लोग, एक झूठ की दुनिया में इन लोगों को जैसे बायस्ड हैं ये लोग, ये बना के वो संरचना है। बात फैलाने में ये लोग जिस तरह से फैला सकते हैं कोई नहीं फैला सकता। झूठ को प्रचार करने में ये लोग माहिर हैं। तो सर, ये झूठ की लड़ाई हमारे पास वो तत्व नहीं है। हमने हमेशा इंपॉर्टेंस दिया मासेस को। जी, कांग्रेस ने मास मूवमेंट पर जोर दिया है, लेकिन मास मूवमेंट को चलाने के लिए जिन एलिमेंट का या जिन इंस्टीट्यूशन या इंस्ट्रूमेंट का जरूरत है, इसको हमने पिछले 2-3 दशंधि में वो ध्यान नहीं दे पाया है। अगर हम वो ध्यान दिए होते, क्योंकि हमारे कैडर भी बहुत अजीब हैं कि जल्दी आएंगे, हमको सरपंच बना दो, समिति मेंबर बना दो, ब्लॉक चेयरमैन बना दो, एमएलए बना दो, एमपी बना दो, यही करेंगे। गणेश परिक्रमा करके अपना अचीवमेंट तुरंत पाना चाहेंगे। जब सामने देख रहे हैं कोई गणेश परिक्रमा करके सब कुछ हासिल कर पा रहे हैं, तो जो मेहनत कश लोग जो हैं जी, वो निराश हो जाते हैं। वो निराश हो जाते हैं, तो जमीन पर त्याग और बलिदान देके काम नहीं कर पाते हैं। तो त्याग और बलिदान से कांग्रेस बना था, और वो त्याग और बलिदान को आज हम पुनर्जीवित और जीवंत सड़क पर नहीं ला पा रहे हैं। लोग आज राहुल जी के नाम पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद करोड़ों लोग उनके साथ चले हैं। वो करोड़ों लोगों का उस समय राहुल जी के प्रति बयान और रिएक्शन और समर्थन बनी रहा है। आज भी जो जिस तरह से सच बोलने में राहुल गांधी एक पलक भी झुकते नहीं हैं, और जिस तरह से इसको उठा रहे हैं पूरे विश्व में, चाहे जो हो जाए, कुछ भी हो जाए, लोग आज भी राहुल जी से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो जुड़े हैं उनको हम कांग्रेस में परिवर्तन करने के लिए, कांग्रेस का सिंपैथाइजर उनको बनाने के लिए, कांग्रेस का वोटर बनाने के लिए हमें जो कर्तव्य करना चाहिए, कहीं ना कहीं मेरे जैसे आदमी भी पीसीसी प्रेसिडेंट होकर भी हम विफल हो रहे हैं। राहुल जी के सत्य से ये सवाल आया कि राहुल जी अपने सत्य से सत्ता के झूठ का मुकाबला कब तक जीत जाएंगे, जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? जरूर जीतेंगे, मेरा ये उम्मीद नहीं। मैं राहुल जी जब से सच बोलना शुरू किया तब से मैंने बात किया हूँ, कई लोगों से कहता हूँ कि सत्य अगर जीत नहीं होती तो इतना प्रभाव है, ट्रूथ इज द सोल ऑफ आवर लाइफ, महात्मा गांधी जी ने कहा। सत्य ही हमारा जीवन का आधार है। सत्य का ही विजय होता है। आप रामायण देखो, महाभारत देखो, किसी भी कविता ग्रंथ में कहीं भी देखो, जो सत्य पर आधारित, सत्य को सर्वोपरि बनाने के लिए जितना संरचना हुआ है, जितना डेविल पावरफुल न्यूक्लियर वेपन वाले सारे चीज
भी सत्य के सामने झुक जाते हैं, और आज भी झुक रहे हैं सत्य के नहीं, सत्य के सामने तो झुक रहे हैं, लेकिन जब ईवीएम मशीन खुल रही है तो झूठ जीत रहा है। हाँ, झूठ ही ये कैसे होगा सर? क्योंकि झूठ का बोलबाला चल रहा है, झूठ का बोलबाला चल रहा है, और जिस दिन जनता समझ जाएगी झूठ का बोलबाला, और आज समय आ गया। आपको क्या लगता है सर, जनता कब समझेगी? जनता समझ चुकी है। आज हमको जिस समय ऐसा है कि इतना बड़ा झूठ और फरेबी और देश के जनता के लिए धोखा मोदी जी से बड़ा कोई नहीं हो सकता, ये बात जनता समझ गया। ये राइट टाइम है, इस समय एक बहुत बड़ा क्रांति का उद्भावन पैदा होना, और इसमें देश के जो लोग कांग्रेस में हो या नहीं हो, जहां भी हो, सब लोग अगर आज के दिन न्याय के आश्रित होंगे और संघर्ष के आश्रित होंगे, ये दोनों चीज, न्याय और संघर्ष जब एक साथ मिलेगा तो न्याय मिलेगा। बैलेट पे जिस दिन वोट होगा उस दिन ये चोरी करने वालों का, वोट का लूट और डकैती करने वालों का, लोगों के, देश के जनता के जीवन के साथ खेलने वालों का, इनका अंत होगा और सच्चाई का जीत होगा। आपको भरोसा है इस बात का? मुझे भरोसा है, लोकतंत्र में भरोसा है, लोकतंत्र में भरोसा है, जनता में विश्वास है, और जनता की उस ताकत में भरोसा है, सत्य की ताकत में भरोसा है। बस सत्य के पथ पर अच्छा, थक ना जाए। एक सवाल और सर, कि कई बार विपक्षी नेता कहते हैं कि देश में लोकतंत्र जिंदा नहीं है, गला घोटा जा रहा है। आपको क्या लगता है, लोकतंत्र जिंदा है या वेंटिलेटर पर है, या लोकतंत्र अब नहीं है? हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र वेंटिलेटर पर गया है, हम ये भी देख रहे हैं कि लोकतंत्र जिंदा है, और ये भी देख रहे हैं कि लोगों का आत्मा रो रहा है। जो आत्मा रो रहा है वो रिवोल्ट कर सकता है, जो आत्मा रो रहा है वो रिवोल्ट कर सकता है। इसको रिवोल्ट कराने की स्थिति में केवल एक व्यक्ति ले रहे हैं, वो राहुल गांधी है, और उनको साथ देने वालों का कमी है। राहुल गांधी जी से बात आई, आप ओडिशा पीसीसी के प्रेसिडेंट हैं, और पार्टी के संगठन और कार्यालयी कामकाज के दौरान आपकी कई बार मुलाकात होती होगी। राहुल गांधी जी जो कैमरे पर दिखते हैं, और राहुल गांधी अपने पर्सनल जीवन में एक बॉस के तौर पर आपके नरम दिल हैं या सख्त इंसान हैं, कैसे हैं? बहुत बच्चा जैसे नरम भी है और बहुत सख्त भी है एज व्यक्ति के तौर पर। उनकी जीवन दर्शन में, उनकी कहानी में पहली बात तो है कि वो झूठ फरेबी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। झूठ बोलना उनका आता नहीं है, और एक सच्चे इंसान है, और हर इमोशन के साथ रहते हैं। लेकिन कोई झूठ बोल के उनसे बच जाए ये संभव नहीं है, वो पकड़ लेते हैं। और अपने प्रिय साथी क्यों ना हो, अगर कोई तर्क में है तो किसी भी हद तक तर्क में जा सकते हैं। मैं जहाँ तक उनको अध्ययन किया हूँ, कई बार मेरा उनसे, आजकल तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन कई बार 5 साल 10 साल पहले मेरा उनसे बहुत समय तक चर्चा हुआ करता था। मैंने उस समय उनको ठीक से देखा है, जिस समय वो इतना उभर के नहीं आ रहे थे, तब भी उनके अंदर के आत्मा को मैंने अध्ययन किया था। आपसे सर लास्ट मुलाकात उनकी कब हुई? वो तो पार्टी में तो मुलाकात होने का तो सब हर कार्यक्रम में हो जाता है जी, तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी रिसेंटली हुआ था। एक सर, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक बड़ा पर्सनल सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी पर विपक्षी अक्सर परिवारवाद का आरोप लगाती। हाँ, ये और बात है कि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, जब ये आरोप परिवारवाद का आरोप लगाती थी, अब जब सत्ता में आई तो कांग्रेस के ज़्यादातर परिवारवादी भाजपा में चले गए। लेकिन आप जब अपने बेटे सागर चरण दास को विधानसभा का टिकट दिलवाए थे, या वो अपनी योग्यता से पाए थे, तो परिवारवाद का आरोप तो आप पर भी लगा होगा? लगा था, उस समय लगा, परिवारवाद का आरोप लगा। मैंने भी इसलिए किया कि कालाहांडी में आज बीजेपी, कांग्रेस और जनता बीजेडी में जो भी नेता लोग हैं उसमें मेरे ही क्रिएशन है, और जिन लोगों से कहीं भी जाएं, लोगों के लिए काम करें, ये एक उम्मीद था। बहुत लोग थे जो मेरे उम्मीद पे खड़े नहीं हो पाए। आज कम से कम मेरा बेटा उस उम्मीद पे काम कर रहा है, बाप का आदर्श पे चल रहा है, संघर्ष कर रहा है, लोगों को साथ दे रहा है, जम के मूवमेंट कर पा रहा है, और दमदार है, लोगों का भरोसा अर्जन कर पा रहा है। तो
वो लगता है कि वो सही है। जैसे चुनाव वो भी लड़ा, मैं भी लड़ा, जी मैं हार गया, वो जीत गया। आप समझ लीजिए, उसकी रणनीति के सामने मैं फीका पड़ गया। आज उसके एज ग्रुप के लोग उसको मान रहे हैं और मुझे उसके एज ग्रुप के लोग नहीं मान रहे हैं। जी। तो आप जब घर में मिलते हैं तो एक पिता पुत्र के तौर पर पारिवारिक बातें होती हैं ज़्यादा टाइम, या एक सीनियर और जूनियर कांग्रेस लीडर के तौर पर ज़्यादा बातें होती हैं? कैसी बातें होती हैं? ज़्यादातर तो आइडियोलॉजिकल बातें होता है और जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस पर ज़्यादातर बातें होता है। पिता पुत्र के रूप में 1 मिनट का होता है, वैसे ज़्यादा नहीं। बाप बेटे गले मिलना, आशीर्वाद करना, वही होता है। बाकी समय उसके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। जो होता है, जो समय मिलता है, खाते समय हो या चाय पीते समय हो, कुछ भी समय, उस समय जो बातें होता है वो बातें उसको आगे भविष्य के जीवन में आगे की उन्नति क्या हो सकता है, उसमें किस परिस्थिति में कैसे होना चाहिए, क्यों विचलित नहीं होना चाहिए, क्यों धैर्य रखना चाहिए, मैंने जो जीवन देखा है उस उपलब्धियों को बांटने की कोशिश करता हूँ। नेताओं का जीवन अक्सर, जो भी जमीन से जुड़े नेता हैं जो एसी कमरों में नहीं रहते, उनके जीवन में बड़ी दौड़ भाग होती है। उन्हें अपने बारे में सोचने का मौका कम मिलता है। हाँ, बिल्कुल। अपने शौक को भी पूरा करने का मौका बहुत कम मिलता है। लेकिन जब आप राजनीति के दौड़ भाग से जब आपको थोड़ा सा वक्त मिलता है तो आप क्या करना पसंद करते हैं? मैं सुबह शांति से नहाने के बाद 15-20 मिनट प्रार्थना कर लेता हूँ, प्रेयर करता हूँ। अच्छा। या रात में सोने से पहले, खाने से पहले मैं नहा। प्रेयर आप करते हैं? कौन से देवता आपके इष्ट हैं? मेरा इष्ट कृष्ण भगवान। अच्छा। मैं उनकी भगवत गीता का बातों पे उनको मानता हूँ और उनकी सबसे बड़ा प्रिय बात मुझे जो लगा कि वो जो विश्वरूप में अपने वर्णना कर रहे थे, तो सबसे बड़ा ताकतदार व्यक्ति के हिसाब से, सुपरमैन उपरमैन सबसे बड़े व्यक्ति की संसार में हूँ, तुम लोग कुछ भी नहीं हो। उस सब बात से मुझे लगा कि बहुत बड़ा अहंकार भगवान इंसान के जीवन में सबसे बड़ा अहंकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन जब उनका जीवन का अंत की एपिसोड जो है, जब उनके अंत में एक आदिवासी सिंपल आदमी होता है, आम जनता आदिवासी है, एक छोटा सा धनुष लोहे का तीर से पक्षी समझ के मार देता है और वो उसमें मर जाते हैं। वो जीवन का सबसे बड़ा शिक्षा वो दिया है कि आदमी चाहे स्वयं भगवान भी क्यों ना हो, कितना बड़ा अहंकारी, कितना बड़ा ताकतवान, कितना बड़ा महान क्यों ना हो, मोदी आदि तो सब बहुत छोटे छोटे तत्व हैं, लेकिन स्वयं कृष्ण भगवान जो बताए हैं वो अपना जीवन, उनका जीवन चला जाता है। जो न्यूक्लियर वेपन खुद थे, जो वर्णना है वो सारा कुछ थे, उनको अंत एक ट्राइबल कर देता है। आम आदमी ट्राइबल जंगल में पंछी मारने वाला जो है, अपना दोनों छोटा सा तीर से मार देता है, वो मर जाते हैं। मतलब किसी भी का अंत एक साधारण इंसान कर सकता है, ये हाथी का अंत चींटी कर सकती है। संसार को सबसे बड़ा शिक्षा है कृष्ण जी का। इसलिए किसी भी छोटे इंसान को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये ज्ञान इंसान को होना चाहिए, मानवता में रहना चाहिए। भागवत गीता आप पढ़ते हैं और भागवत गीता से मिले हुए ज्ञान, साम दाम दंड भेद को अप्लाई करते हैं भाजपा वाले मोदी जी, फिर आप लोग बुरा मान जाते हैं? नहीं, भाजपा वाले मेरे सामने तर्क में नहीं आते ज़्यादातर जी। लेकिन चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद तो भगवत गीता सारा करते हैं, सारा कुछ करते हैं मुझे चुनाव में हराने के लिए। लेकिन मुझे मेरे जीवन से, मेरे चिंताधारा से, मेरी विचारधारा से, मेरे जीवन शैली से कोई नहीं हरा सकता जी। कोई मेरे से कुछ भी छीन ले सकते हैं जी। लेकिन जो मेरे जीवन में मैंने कमाया है, जो मेरा आत्मविश्वास है जी, जो मेरा इंसानियत है, मैं सत्ता की भिखारी नहीं हूं। मैं पावर अख्तियार करने के लिए कोई भी गलत काम नहीं कर सकता। पावर मिले या न मिले, न मिले ना, उसे क्या है, हार जीत बहुत लोग हारे हैं, बड़े बड़े लोग हारे हैं। मैं हार गया तो क्या हो गया? मैं जीवन से नहीं हारूं, सत्य से नहीं हारूं जी। सत्य का पथ पर, रथ पर मैं शामिल होते रहूं तो मेरा आत्मविश्वास मुझे मरते दम तक जिंदा रखेगा। जी। कोई पावर से जिंदा रहे और पार चले जाने के बाद भिखारी बन जाए,
या जनता उसको छोड़ दे या जनता उसको गाली करने लगे। जी मोदी जी जैसे काम किया है ना, ये पावर में नहीं रहने के बाद इंडिया में रहेंगे नहीं, है कहीं भाग जाएंगे, कहीं छुप जाएंगे। पहले छुपे हुए थे माँ बाप से भाग करके, कहीं कहीं किसी योगी मठ वगैरह कहीं वगैरह हिमाचल कहते तो हम हिमालय पर गए थे, हिमालय पर छुपे हुए थे कहीं पे, दाढ़ी उड़ी बढ़ा के, पता नहीं उसमें जीवन में क्या किए थे वो तो नहीं है, लेकिन छुपे हुए थे। और अब भी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी उनको जाके कहीं छुपना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता वो क्या किए थे, नेहरू जी क्या किए थे वो खोद खोद कर ला रही हैं, और आप लोग ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि वो किए क्या थे। नेहरू जी तो वो उनका काम है हर अच्छाई से बुराई को ढूंढना। नेहरू जी का अच्छाई नहीं देखता है। आपके सामने दिख रहा है दिल्ली में ना, जो नेहरू लाइब्रेरी था, वो तो नेहरू जी के पिताजी उनके धरोहर था जी, वो तो उनका पैतृक संपत्ति था, वो नेहरू के नाम पर था, उसको भी बदल दिए, जो हक है उनका। जी, नेहरू जी अपना परिवार सब कुछ देश को दे दिए, आज भी सरकारी घर में रह रहे हैं, जिनका सब कुछ देश को दे दिए, दान कर दिए, और ये सब कुछ जनता से छीन रहे हैं। और आज ये कहते ये मत खरीदो, ये वहां मत जाओ, खर्चा मत करो। फकीर हैं सर, वो फकीर हैं। हाँ, ये फकीर हैं, 15 लाख सूट पहनेंगे, फकीर हैं, 8,000 करोड़ का जेट खरीदेंगे, वहीं पे घूमेंगे, फकीर हैं। सारा विश्व घूम चुके हैं, फिर दोबारा तिबारा हो रहा है, 3 बार 4 बार हो रहा है, 10 बार हो रहा है, एक देश जा रहे हैं। खैर सर छोड़िए, अब आपसे जो सवाल करने जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप बगैर लाग लपेट के एक छोटा सा और सीधे सीधे शब्दों में आप उसका उत्तर देंगे। एक सवाल है और ये लोगों के मन में भी है कि ओडिशा का सबसे बड़ा नेता कौन, नवीन पटनायक, धर्मेंद्र प्रधान या भक्त चरण दास? उड़ीसा का सबसे बड़ा नेता ना धर्मेंद्र प्रधान है, भक्त चरण दास तो पान उड़ीसा में काम नहीं कर रहा था, मैं ऑल इंडिया में काम करता था। अभी मैं 1.5 साल से उड़ीसा में पीसीसी पेशेंट बनाए, तो मैं हूँ ये तो मैं नहीं कह सकता। उड़ीसा का सबसे बड़ा नेता पॉलिटिकल लीडर रहा है बिजू पट्टायक। सर अभी नवीन पटनायक, धर्मेंद्र प्रधान या आप, इन तीनों में आपको चुनना है। आज के दिन देखिए, मैं अपने को किसी के साथ तुलना नहीं करूँगा। धर्मेंद्र प्रधान मंत्री बहुत बार रहा है, मेरा छोटा भाई जैसा है मेरे सामने, मैं वो नेता राज्य का नहीं है। नवीन पटनायक सीएम रहा 24 साल, जरूर वो नेता रहा, लेकिन आज उनको उनके साथ जो कैबिनेट है, जो लोग हैं जी, उनके साथ एक टीम नहीं है। जी, एक टीम नहीं है, वो ब्यूरोक्रेसी को टीम बना के रखे, इसलिए टीम नहीं है उनके साथ। जी, वो सब कुछ होते हुए भी वो आज हौसला नहीं है। तो आज नेता उड़ीसा में परिस्थिति कर्म के आधार पर बनने जाने की स्थिति में है। जो कर्म करेगा आगे नेता होगा। पहले जो रहे हैं गोपबंधु दास जी आज़ादी के सेनानी रहे हैं, मधुसूदन दास जी रहे हैं, बहुत लोग जो उड़ीसा नया बनाए हैं, जो देश की कांग्रेस के रहे हैं, कई चीफ मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर में जो ज़्यादा समय तक काम किए हैं वो जेबी पटनायक जी रहे हैं। उन्होंने भी बहुत कुछ किया है राज्य के में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह में, उस तरह से नवीन पटनायक जी भी किए हैं जी। लेकिन नेता, जनता का नेता बिजू पटनायक जी रहे, और उससे पहले आज़ादी के सेनानी कांग्रेस के लोगों ने रहा, नंदिनी सतपथी जी भी रहे हैं। जी, ओडिशा के लोग एक भविष्यवाणी आपसे चाहते हैं कि बीजू जनता दल बीजेडी का भविष्य ओडिशा में अब क्या है? बीजू जनता दल की भविष्य निर्भर करता है बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक जी के वर्किंग पर। वो तो बीमार क्या हैं। वो बीजेपी का साथ छोड़ेंगे हमेशा के लिए? जैसे आज लड़ रहे हैं परिस्थिति के चाप में, राज्यसभा चुनाव में तो छोड़ दिया। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस और वो हम मिलके हमने एक समाज के प्रसिद्ध व्यक्ति को, जो किसी पार्टी में नहीं है, उनको कैंडिडेट दिया था। उससे उनका पार्टी ब्रेक होने में बच गया और हमारे एमएलए ब्रेक होने भी बहुत हद तक बचा। दोनों पार्टी को थोड़ा थोड़ा लाभ हुआ। जी, एक रास्ता खुल रहा था कि पॉलिसी और विचारधारा के आधार पर दोनों पार्टी जुड़े। जो उनके वर्किंग जो पिछले दिन रहा है और हमारा वर्किंग में तालमेल नहीं है, ये भी आज भी प्रश्न के घेर में बीजू जनता दल है कि भविष्य में ईडी आईटी के नाम पर बीजेडी को
कब्जा तो नहीं करेगा भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार? ये बहुत बड़ा सवाल बन के अब बीजेपी के सामने खड़ा है। तो इसीलिए ज़्यादातर लोगों में चर्चा है कि ज़्यादातर बीजेडी के लोग मौका मिलेगा तो बीजेपी में जाएंगे। जिनको हर हालत में सत्ता चाहिए, जो आइडियोलॉजी से मतलब नहीं है, वो बीजेपी में जाएंगे, और जो बिजू पटनायक की आइडियोलॉजी पर, सेकुलर, सेंट्रिक, डेमोक्रेटिक, वो कांग्रेस में आएंगे। विचार पर, वो लोग जो आज भी देख रहे हैं कि कांग्रेस उस विचारधारा पे चल रहा है, वो लोग कांग्रेस में आएंगे। 10% शिफ्टिंग ऑफ वर्कर हो चुका है कांग्रेस में, ग्रामांचल में, रूरल एरिया में, लोअर लेवल पर। अब कैंडिडेचर लेवल में, अच्छे कैंडिडेचर लेवल में शिफ्टिंग शुरू हुआ है। 3-4 लोग आए हैं और कई लोग आने वाले हैं। तो कांग्रेस की ताकत आज जितना भी दिख रहा है, उसका 3 गुना तक पहुंच जाएगा अगले चुनाव में। आप अपना सबसे बड़ा राजनीतिक दुश्मन किसको मानते हैं? आपके अपने पार्टी के भीतर है वो व्यक्ति, या दूसरी पार्टी का है वो व्यक्ति? सच कहो तो जो व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था है, वो राजनीतिक व्यवस्था मेरी विचारधारा, मेरी भावना और मेरी कार्यक्रम का रुकावट डालने वाला व्यवस्था है। उस व्यवस्था को मैं मानता हूँ, किसी व्यक्ति को मैं नहीं मानता जी। ना जनता दल, ना बीजेपी या बीजेपी के व्यक्ति, ना हमारे व्यक्ति को मैं नहीं मानता हूँ। जो व्यवस्था का चक्र में लोग घिरे हुए हैं, यहाँ पॉलिटिशियन घिरे हैं, उस व्यवस्था में रुकावट डालने की कोशिश करता है, लेकिन किसी इंडिविजुअल का महत्व नहीं है। छोटे छोटे जो लास्ट क्वेश्चन है सर, कि अगर आप राजनीति में न होती तो फिर क्या होती? क्रांतिकारी होते? क्रांतिकारी तो थे ही आप। क्रांतिकारी होके अंत हो गया होता। पहले जो छात्र जीवन, विद्यार्थी जीवन में जिस तरह की मेरा रुख था, मैं बहुत एग्रेसिव रुख था, तो हो सकता है उसमें होते तो मैं हिंसक क्रांति में उतर आया होता। अच्छा। तो तब मेरा अंत तो जरूर था। लेकिन मैं जैसे जैसे गांधीयन बनते चला, अहिंसात्मक आंदोलन पर और कामों पर और सत्य पर समझने लगा, तो बहुजनीय राष्ट्र में जी, बहु गरीबों के देश में हिंसक क्रांति का कोई स्थान नहीं है। और हिंसक क्रांति से आप, सरकार इतना हिंसक बन चुका है, आप सरकार का कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, तुलना नहीं कर सकते हो, सामने टिक नहीं सकते हो। तो इसलिए अच्छा है कि व्यवस्था का परिवर्तन, जी, लोगों को उनकी ज़रूरतें प्रोवाइड करना, दिलवाने के लिए आपको आंदोलन सरकार से लड़ना है, और वो लड़ाई गांधीवादी होने से उसका एक इम्प्रिंट बनेगा। युगों युगों में गांधी और उनकी विचारधारा जिंदा रहेगा और गांधी की लड़ाई होगा। इसलिए हमने पैदल यात्रा शुरू किया मलकानगिरी जैसे इंटीरियर से, और गांधी पथे उड़ीसा एक यात्रा शुरू किया है जो चुनाव के अंत तक चलेगा। अगर इस मंच के माध्यम से उड़ीसा के लोगों को, उड़ीसा के युवाओं को, उड़ीसा के महिलाओं से, उड़ीसा की आम जनता को, अगर आपको कोई निवेदन उनसे करना हो, आपको कोई संदेश देना हो 4 लाइन का, तो आप क्या देना चाहेंगे? मैं उड़ीसा की जनता से, हर वर्ग से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि राजनीतिक पार्टियाँ हैं, रहेंगे, व्यक्ति हैं, रहेंगे, लेकिन जनता की सम्मान, कृषक, श्रमिक, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी और खास करके महिला, इन सबकी सम्मानजनक और सम्मान बनी रहे और सम्मानजनक जीवन यात्रा हो, और उस पर आप लोग जागरूक हों, सचेतनशील हो, और अपनी समस्या को खुद समझने की कोशिश करें, और अपने देश की राजनीति को भी समझने की कोशिश करें। आज के दिन मैं अपील करूंगा कि आप कांग्रेस को साथ दें। कांग्रेस आपकी होगी। जब तक मैं रहूंगा, मैं इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस जनता के अनुकूल हर काम करेगी, जनता के विपरीत कोई काम नहीं करेगी। जहां सवाल उठेगा वहां सुधार तुरंत लाया जाएगा। इसलिए आज पैसा एक बहुत बड़ा फैक्टर है चुनाव राजनीति के लिए, और हम पैसे के बल पर कॉरपोरेट के खिलाफ लड़ाई नहीं कर पाएंगे, ना ही बीजेपी या बीजेडी को टक्कर में आ पाएंगे। हम आपके प्रेरणा, आपकी आशीर्वाद, आपकी समर्थन से हम हो पाएंगे, और जो परिवर्तन आज जरूरत है, उस परिवर्तन को भी
आपके बल पे लाएंगे, मतलब आपके बल पे आएगा जो भी सरकार, वो आपका होगा। इसमें हम सबका आर्थिक योगदान भी चाहेंगे। हम सड़क पर जाने वाले हैं आगे के दिनों में, जो आपसे आशीर्वाद, आर्थिक सहयोग भी बन पाए, वो भी हम आपके सामने हाथ फैला के मांगे। हमसे बातचीत किया आपने, हमको समय दिया, इसके लिए सर आपका बहुत शुक्रिया। मुझे आशा और पूरी उम्मीद है कि सर के साथ ये बातचीत आपको अच्छी लगी होगी। ओडिशा और भारत की राजनीति को लेकर जो हलचल चल रही हैं, जो कांग्रेस संगठन में जो चीज़ें हो रही हैं, उस पर आपको कुछ न कुछ नई जानकारी जरूर मिली होगी। आप इस प्लेटफॉर्म पर बने रहिएगा। किसी नए मेहमान के साथ आपसे हमारी मुलाकात फिर से होगी। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।